दिन रात बेटी बेटी करती है, क्यों नहीं बेटी के पास ही चली जाती है। न जाने भगवान कौन से जन्म का बदला ले रहा है। कितने घरों में बूढ़े लोग शांति से एक कोने में रहते हैं, पर मेरे घर में तो रोज इनकी वजह से हंगामे होते हैं। एक बेटे के घर की बहू बनना भी मानो पाप हो गया। दिन रात बस बनाकर तीनों टाइम खिलाओ और मुंह पर बेटी का नाम रहता है। दीप्ति अपनी सास ललिता जी को सुनाते हुए कहती है। तो ललिता जी बोली, बहू, जब तुम इस घर में आई थी तो हमने भी तुम्हें बेटी जैसा ही प्यार दिया था। किस बात की कमी रखी जो आज तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो? अगर कोई बहू अपनी सास को मां समझे तो क्यों कोई सास अपनी बेटी को याद करे? देखो मेरी चादर कैसे फट गई है। क्या तुम अपनी मां को ऐसी फटी हुई चादर सर्दी में ओढ़ने देती? फिर दीप्ति बोली, जितनी औलाद हो उतनी ही चादर फैलानी चाहिए। जब बाबूजी अपना पेंशन बेचकर नैना की शादी में खर्चा कर रहे थे, तब आपने नहीं सोचा कि आगे चलकर किसके भरोसे रहेंगे? अरे एक बेटा और पोता है, कल को मुखाग्नि भी वही देगा, उसके बारे में तो सोच लेती। पर नहीं, आपको तो सब बेटी को देना था, तो चादर भी बेटी से ही मांग लो। इतना कहकर दीप्ति वहां से चली गई। तभी ललिता जी के पति मनोहर बाबू अपना चादर ललिता जी को ओढ़ाते हुए बोले, आज मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे लगता है तुम्हें सर्दी लग रही होगी, तो तुम इसे अपने पास रखो। ललिता जी के आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, सुनो जी, क्या इसी दिन के लिए लोग बेटा मांगते हैं? सुनील भी बहू को कुछ नहीं कहता, हमारे बात तो सब इनका ही है। फिर आखिरी समय में भी ये हमें ऐसे दिन दिखा रहा है। क्या यही होता है बेटे बहू का फर्ज? तो मनोहर बाबू बोले, जरूर हमने पिछले जन्म में कोई अपराध किया होगा, तभी हमें ऐसी औलाद मिली है। तभी बेटा सुनील आकर बोला, औलाद तो आपकी अच्छी है, पर आपके चाल चलन ठीक नहीं है। माँ अगर इतनी ही सर्दी लगती है तो घर में बैठो, क्या जरूरत है घर से बाहर निकलने की? मेरी शादी के वक्त आपने दहेज लेने से मना किया और अपनी बेटी को भर भर के देकर विदा किया। उस वक्त आपने नहीं सोचा कि बुढ़ापे में बेटा करेगा कि बेटी। अब जो किया है उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। फिर मनोहर बाबू ने बेटे को कहा, बेटा हमारी उम्र हो गई है और पुराना हीटर भी खराब हो गया है, एक रूम हीटर ही ला दो। तो सुनील बोला, अभी मेरे हाथ बहुत तंग है, अगली बार सोचूंगा। दीप्ति एक अदरक वाली अच्छी सी चाय पिला दो, सर्दी लग रही है। फिर मनोहर बाबू बोले, बेटा अगर तुम्हें पैसों की दिक्कत है तो गांव वाली जमीन का एक टुकड़ा हम बेच देते हैं, कम से कम अपनी जरूरतों का सामान उसी से ले लेंगे। क्यों ललिता, क्या कहती हो? ललिता जी कुछ कहती उससे पहले ही दीप्ति अपने पति को चाय देते हुए बोली, बाबूजी उम्र हो गई है परंतु आपकी अकड़ नहीं गई है। तो मनोहर बाबू बोले, बहू जब हमारे लिए इस घर में कोई सोचने वाला ही नहीं है तो हमें ही कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। देखो कितनी सर्दी पड़ रही है और तुम हमें एक चाय भी नहीं दे पाती, तो अपने ओढ़ने बिछाने का इंतजाम तो हमें खुद ही करना पड़ेगा। तभी सुनील गुस्से में बोला, कैसे बाप है आप जो अपने बेटे के खाने पीने पर आपकी नजर रहती है? फिर ललिता जी बोली, सुनील ये क्या कह रहे हो? जिसने अपने मुंह का निवाला तुम्हें दिया वो तुम्हारे खाने पीने पर नजर रखेगा? हे भगवान, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? तो सुनील बोला, मरने के बाद भी मैं ही काम आऊंगा, कोई दूसरा नहीं, याद रखना। इतना कहते हुए सुनील अपनी चाय लेकर कमरे में चला गया। रोती हुई ललिता जी को देखकर मनोहर बाबू बहुत दुखी हुए और बोले, ललिता, जिस बेटे के लिए हमने नंगे पैर न जाने कितने मंदिरों के दर्शन किए, आज वो अपना फर्ज इस तरह निभा रहा है। क्या हम अपने साथ इन्हीं यादों को ले जाएंगे?
क्या जीवन के अंतिम क्षण भी बेटे के हाथों अन्याय लिखा था? तो अब जीने की कोई इच्छा बाकी नहीं रही। दोनों की आंखों में आंसू भर गए और वो एक दूसरे को सांत्वना देने लगे। जब सुनील को अपने व्यवसाय के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो एक दिन बाजार से वो जलेबी लेकर आया और ललिता जी को देते हुए बोला, लो माँ, गर्मा गर्म जलेबी है, खा लो। और आपका हीटर खराब हो गया था, उसे ठीक करने के लिए बिजली वाले को बोल दिया हूं, और कोई डिमांड है तो अभी बता दो। तो ललिता जी मुस्कुराकर बोली, बेटा, जब तुम ऐसी बातें करते हो तो कितने अच्छे लगते हो। न जाने किसने तुम्हें बदल दिया, तुम तो ऐसे नहीं थे। जब तुम पैदा हुए थे हमने कितने सपने देखे थे कि बेटा बड़ा होगा, अपना फर्ज निभाएगा और हमें किसी बात की दिक्कत नहीं होगी। तभी सुनील बोला, माँ, आपकी यही आदत अच्छी नहीं लगती। सामने जलेबी है लेकिन आप सपने देख रही है। फिर मनोहर बाबू बोले, ललिता सही तो कह रहा है, तुम्हारे लिए जलेबी लाया है तो मुंह मीठा करो, क्यों कड़वी बातों को याद करती हो। तभी सुनील बोला, बाबूजी, उस दिन आप किसी जमीन के टुकड़े की बात कर रहे थे। मैं तो कहता हूं गांव की जमीन बेच दीजिए, तो इस सर्दी में आपके जरूरत का सामान भी आ जाएगा और मुझे भी कुछ पैसों की जरूरत है। तो मनोहर बाबू हंसकर बोले, बेटा, जब तुम जलेबी लेकर आए मैं तभी समझ गया कि जरूर तुम्हें हमसे कुछ चाहिए, वरना सालों हो गए एक मीठे बोल तो तुम बोल नहीं पाए। आज अपने माँ बाप को अपने मतलब के लिए घूस दे रहे हो। वैसे भी हमारे मरने के बाद तो सब कुछ तुम्हारा ही है, बस जीवन के कुछ साल बचे हैं, वो हम तुम्हारे साथ प्यार से गुजारना चाहते हैं। क्या इतना कर पाओगे? फिर सुनील गुस्से में बोला, आप लोग प्यार की भाषा समझते ही नहीं है। सही कहती है दीप्ति, कब्र में पैर लटके हैं परंतु अकड़ खत्म नहीं हुई। आपको क्या लगता है, आप अगर जमीन को नहीं बेचेंगे तो मैं नहीं बेच सकता? ये रहे कागजात, दस्तखत कर दीजिए और आराम से जलेबी खाइए। क्यों अपने जीवन को नरक बनाना चाहते हैं? इतना कहकर सुनील चला गया। फिर ललिता जी बोली, आप बिना कुछ पैसों के लिए क्यों उसका मन दुखी कर दिया? जब सब कुछ उसे ही देना है तो एक बार में क्यों नहीं दे देते? तो मनोहर बाबू बोले, ललिता, यही तो हम माँ बाप गलती करते हैं, बस ये सोचकर कि बेटा बुढ़ापे की लाठी है और अपना सब कुछ उन्हें सौंप देते हैं। बस एक ख्वाहिश लेकर कि हमारे अंतिम समय में यही बच्चे हमारे साथ न्याय करेंगे और हमारे काम आएंगे। पर होता क्या है, दुर्व्यवहार और अन्याय जो तुम देख ही रही हो। उस दिन तो बात वहीं खत्म हो गई, पर उन्हें क्या पता था कि हालात और भी बुरे होने वाले हैं। दीप्ति अब ललिता जी को बासी और ठंडा खाना देकर चली जाती थी, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन दीप्ति घर में नहीं थी और नैना का फोन उनके पड़ोसी के घर आया तो ललिता जी वहां गई। नैना बोली, माँ, भैया भाभी को फोन कर रही हूं तो वो उठा नहीं रहे और आपके फोन पर लग नहीं रहा है, बात क्या है? वहां सब कुछ ठीक है? नैना नौकरी करती थी, उसके भी सास ससुर और बच्चे थे। माँ बाप उसे परेशान नहीं देखना चाहते, इसीलिए कभी अपनी परेशानी बताते नहीं थे। ललिता जी बात करके चली गई तो उनकी पड़ोसन कमला जी नैना को बोली, बेटा, माँ बाप तो सभी बच्चों को एक जैसा प्यार करते हैं, पर बच्चे अपना फर्ज निभाना भूल जाते हैं। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगी, पर तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं है। तुम इन्हें अपने पास ले जाओ या गांव भेज दो, वरना इनकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। ये हमारे पुराने पड़ोसी है, इस नाते हम तुम्हें बता रहे हैं। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। कुछ दिन बाद नैना बिना बताए कुछ दिन की छुट्टी लेकर माता पिता से मिलने आई और उनकी हालत देखकर वो हैरान थी। वो अपने भाई को बोली, आप क्या भूल गए कि इन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया था, जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया?
आप उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाए। सोचा है कल को आप भी इसी उम्र में गुजरेंगे तो अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे, और अगर वो आपके साथ ऐसा ही व्यवहार करे तो क्या जेल पाएंगे। तो सुनील बोला, तो क्या इन्होंने बस मेरे अकेले के लिए ये सब किया है? तुम्हें भी तो पढ़ाया लिखाया, तुम अपना फर्ज क्यों नहीं निभाती? फिर नैना अपने पिता से बोली, बाबूजी, मैं आपको कहती थी बेटा बेटी में आप तो फर्क नहीं कर रहे हैं, परंतु यही सोच आपके बच्चों में हो ये जरूरी नहीं है। आप मेरे साथ नहीं रहे कि मैं बेटी हूं, कल को सब कुछ बेटा का ही होगा तो बेटा अपना फर्ज निभाएगा। क्या इस तरह बेटा अपना फर्ज निभाता है? नैना अपनी मां के आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मां चलो मेरे साथ, आखिर आपने कभी मुझ में और बेटे में अंतर नहीं समझा, तो फिर कर्तव्य निभाने का मुझे भी मौका दो। तो ललिता जी बोली, बेटा तुम अपना कर्तव्य बखूबी निभा रही हो, अपने सास ससुर की सेवा कर रही हो, परंतु हर लड़की की सोच तुम्हारी जैसी नहीं होती है। कुछ बस सास ससुर से लेना जानती है, अपने कर्तव्य को निभाती नहीं और अंतिम समय का हवाला देकर बस यात्रा ही देती है। तभी दीप्ति बोली, इतने साल से कौन कर रहा था जो मेरे खिलाफ जहर उगल रही है? अरे इतनी ही प्यारी बेटी है तो चली क्यों नहीं जाती? एक बेटा देखकर मेरे माँ बाप ने इस घर में मेरा ब्याह कराया, पर उन्हें क्या मालूम था कि जीवन भर के परेशानी मेरे गले बन जाएगी। फिर मनोहर बाबू गुस्से में बोले, बस बहू, हम तुम्हारे बाप का नहीं अपने बेटे की कमाई खा रहे हैं। आज तक जिस बेटे पर अपना सब कुछ लुटाया उसका कर्तव्य था हमारी देखभाल करना, परंतु अगर बच्चे अपना कर्तव्य नहीं निभाए तो उन्हें माँ बाप की संपत्ति और उसके अंतिम दर्शन का भी कोई हक नहीं मिलता। ललिता जी आश्चर्य से उन्हें देखने लगी और बोली, शुभ शुभ बोलिए, ये कैसी बातें कर रहे हैं? फिर मनोहर बाबू बोले, अब बस ललिता, बहुत बर्दाश्त किया, पिता हूं ये सोचकर अपने मन को समझाता रहा, पर अब मेरा धैर्य खत्म हुआ। मेरा अंतिम निर्णय तुम सब सुन लो। जिस घर में ऐसे बेटे बहू हो उन्हें मैं अपने अंतिम दर्शन का भी कोई हक नहीं देता। हम तुम्हें अपनी संपत्ति और अपनी अंतिम दर्शन से भी बेदखल करते हैं। हमें मुखाग्नि नैना दे देगी, अगर वो नहीं देगी तो दुनिया में कई माँ बाप ऐसे होते हैं जिन्हें कोई अनजान अंतिम विदाई दे देता है। तभी नैना बोली, बाबूजी ये कैसी बातें कर रहे हैं? थोड़ा धैर्य रखिए, अभी भैया को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या खो बैठेंगे। तो सुनील बोला, देंगे कैसे नहीं, जो मेरी संपत्ति है मैं उसमें हिस्सा लेकर रहूंगा। मनोहर बाबू हंसकर बोले, सुना तुमने, तुम ऐसे भाई के लिए बोल रही हो? इतना कहकर मनोहर बाबू ललिता जी के कांपते हुए हाथों को पकड़े और बोले, चलो ललिता, जो बचा कुचा समेटो, हम अंतिम यात्रा पर निकलते हैं। अब यहां हमारे लिए कुछ भी नहीं है। दोनों लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में चले गए और अपना सामान समेटने लगे। फिर नैना अपने भाई को बोली, आपने अपना बुढ़ापा खुद बिगाड़ा है। जब माता पिता से ही आपका रिश्ता नहीं रहा तो मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखिएगा। आपका जो है वो आपको मिल जाएगा, परंतु एक बेटे होने का सबसे बड़ा हक माता पिता के अंतिम दर्शन है, जो आपने आज खो दिया। इतना कहकर नैना अपने माता पिता की सहायता करने लगी और शाम में निकल गई। मनोहर बाबू और ललिता जी गांव में रहने लगे। नैना ने बहुत कोशिश की उन्हें अपने साथ ले जाने की, पर वो नहीं गए। अब नैना वहीं से उनके खर्चे की व्यवस्था करती और बीच बीच में मिलने आती। अपनी पुरानी कड़वी यादों को वो भूलने की कोशिश कर रहे थे और वहां समय बिता रहे थे। इधर सुनील अपनी आदतों के कारण हर किसी से बैर मोल ले रहा था। धीरे धीरे उसकी हालत बद से बदतर होने लगी। एक दिन दीप्ति बोली, पता तो कीजिए, शायद आपके माँ बाप जिंदा भी है कि नहीं। अगर मर गए होंगे तो कुछ ना कुछ तो हमें दे ही गए होंगे। तो सुनील बोला, ये सब हमारी लालच का नतीजा है, जो आज हमें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। समय बीता,
फिर सर्दी का मौसम आया। मन के घाव बहुत दर्द देते हैं जो कभी कभी असहनीय हो जाते हैं। एक दिन दोनों सोए तो सोए ही रह गए। जब नैना को इस बात का पता चला तो वो आई। मनोहर बाबू के सिरहाने में एक फाइल थी। वो अपना सब कुछ 3 हिस्से में बांट गए, एक अपनी बेटी और एक हिस्सा अपने पोते के नाम और तीसरा हिस्सा उन्होंने वृद्धाश्रम के नाम कर दिया। उस वसीयत में साफ साफ लिखा था कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे बहू को मेरे अंतिम दर्शन भी ना हो और हमें मुखाग्नि हमारी बेटी देगी। सुनील को जब इस बात का पता चला उसे बहुत दुख हुआ और वो गांव आना चाहता था, परंतु नैना ने उसे साफ साफ मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो अपने माता पिता की आत्मा को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। नैना ने अपने माता पिता के अंतिम दर्शन किए और उन्हें मुखाग्नि देकर अपना फर्ज निभाया। दोस्तों, क्या माता पिता अपने अंतिम समय में अगर मीठे बोल बच्चों से चाहते हैं तो क्या वो कुछ ज्यादा मांगते हैं? माँ बाप को क्या हुआ हम इतनी जल्दी भूल जाते हैं कि उनके तीसरे पहर में उन्हें कड़वी बातों की यादें देकर विदा करते हैं। याद रखे, समय खुद को दोहराता है। आज जहां वो है कल हम होंगे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को। और ऐसे ही और भी वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।